अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं सबा शहजाद। आज हम जिस अहम तरीन टॉपिक का जिक्र करेंगे वो सबसे पहले तो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जिससे अभी जो है वो इस वक्त दुनिया मुतासिर है, ना सिर्फ दुनिया बल्कि पाकिस्तान भी इससे शदीद मुतासिर हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि इस वक्त कोविड-19 के फैलाव के साथ साथ जहां तिब्बी अमले को भी शदीद मुतासिर कर रहा है, साथ ये भी बताऊं कि इस वक्त सामान की किल्लत का भी सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि इस वक्त अगर दीगर पेशेंट्स के हवाले से बात की जाए या फिर इससे कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर हो रहे हैं, साथ ही साथ हमारे पास अगर दीगर पेशेंट जो कि बात की जाए इस वक्त कोरोना वायरस के अलावा जो कि इससे शदीद मुतासिर हैं, अब इसमें दीगर चीज़ें भी आ जाती हैं। अगर मैं बात करूं दीगर बीमारियों के हवाले से तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो सबसे अहम जो है वो इस वक्त है, और दीगर बीमारियां जैसे नज़ला ज़ुकाम अगर आम बीमारियां भी हैं तो वो भी ये तस्वुर किया जा रहा है लोगों को कि आम लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस है। तो हमारे पास जो इस वक्त दो पैनल पे मौजूद हैं लोग काफ़ी माहिर हैं, जिनमें से एक हैं अनवर शेख जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सारा देखते हैं ईसा लैब के हवाले से। दूसरा हमारे पास है शर्जील हुसैन जो कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट को तमाम चीज़ें ये देखते हैं। तो इनसे हम डिस्कस करेंगे इन तमाम तर टॉपिक के हवाले से। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोरोना वायरस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इससे ना सिर्फ पूरी दुनिया जबकि पाकिस्तान भी मुतासर है, तो अगर मैं दीगर बीमारियों के हवाले से बात करूँ तो इसमें ईसा लैब में टेस्ट के हवाले से क्या सहूलियात हैं लोगों के लिए? वैसे तो ईसा लैब में अगर आप टेस्ट की सहूलियत की बात कर रहे हैं तो ईसा लैब में तो तमाम ही टेस्ट अवेलेबल हैं, हर बीमारी के हवाले से टेस्ट अवेलेबल है। लेकिन आप क्योंकि स्पेसिफिक कोरोना के हवाले से डिस्कस करना चाहिए तो कोरोना में जो है वो सबसे पहले तो पीसीआर है, तो पीसीआर का टेस्ट डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है। इसके अलावा जो कोरोना में कराए जा रहे हैं एंटीबॉडीज़ टेस्ट, एंटीबॉडीज़ में अभी 3 टेस्ट आए हैं, जिसमें एक टोटल एंटीबॉडीज़ है जो एलाइजा पे हो रहा है, वो भी डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है। एक टेस्ट है जो कि आईजीजी और आईजीएम और आईजीजी डिटेक्ट करता है, तो वो टेस्ट भी अवेलेबल है। इसके अलावा अभी एक नया एलाइजा पे टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है आईजीजी लेवल, वो भी डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है। एंटीबॉडीज़ के जितने भी टेस्ट हैं वो हम जो है वो 8 आवर में रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सुबह देंगे तो शाम तक आपकी रिपोर्ट रेडी होगी। और पीसीआर में जो है हम अगर आप अभी देते हैं सैंपल तो 24 आवर से 48 आवर में हम पीसीआर की रिपोर्ट कर रहे हैं। सर, अगर मैं इस टेस्ट के हवाले से, जैसा कि आपने कहा कि टेस्ट जो है वो तमाम टेस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन अगर बेसिक में कोरोना के हवाले से बात करूं तो इसमें ऐसी सूरत हाल भी है कि लोग डरते हैं कि वो ना करवाने जाएँ लैब में बल्कि घर में करवाएं ये टेस्ट, तो इस तरह की सहूलियात? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह भी है। इसमें जो है हमारी होम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमारे तमाम सेंटर्स के ऊपर हमारे नंबर्स हैं, लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, अपने घर का एड्रेस बताते हैं, तो हमारी टीम जो है वहाँ जाती है पूरी प्रॉपर जो है पीपीईज वगैरह पहन के प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ, और घर से हम जो है सैंपल कलेक्ट करते हैं, उनको फिर हम स्लिप देते हैं। उस स्लिप के ऊपर जो है वो उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड मेंशन होता है। पेशेंट खुद चाहें तो ऑनलाइन जो है वो 24 आवर बाद हमारी रिपोर्ट जो है वो सर्च करके जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ये पूरी टीम जो है वो घर जाती है या फिर स्पेसिफिक कुछ लोग होते हैं जो कि ये सहूलियात मुहैया करते हैं? ये पूरी टीम है इसके लिए? पूरी टीम से मुराद ये होती है कि लाजमी बात है कि वो गाड़ी में जा रही होती है, गाड़ी में ड्राइवर भी है, जो हमारा फिलबॉटमिस्ट है, फिलबॉटमिस्ट भी होता है, और जो स्लिप जनरेट कर रहा होता है 3 लोग होते हैं। एक बंदा जब सारी आपसे डिटेल लेगा, जो एफडीओ कहलाते हैं हमारे, वो डिटेल अपनी सारी इंटर करेगा, इंटर करने के बाद वो आपको स्लिप दे देगा, और जो फिलबॉटमिस्ट हमारा होगा वो सैंपल कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब हमारे साथ शर्जील हुसैन। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी कोरोना वायरस की जो सूरत हाल चल रही है और मुझे ये बात भी पता चली है अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि आप भी इससे मुतासर हो चुके हैं, तो आप अपनी किस तरह से चीज़ें शेयर करेंगे, क्या मुश्किलात हुई और आपने किस तरह SOPs को फॉलो करते हुए और घर में रहते हुए, आई थिंक सो आप घर में रहते हुए आपने तमाम चीज़ों को फॉलो किया और किस तरह से एहतियाबी की तरफ आए? बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। बेसिकली मैं लोगों को गाइडलाइन देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंस जिसकी कहा जाता है वो वाकई बहुत ज़रूरी है, और इसको हम मजाक नहीं समझें, ये एक हकीकत बात है कि कोरोना मौजूद है और हमें सोशल डिस्टेंस कायम रखना है और SOPs को फॉलो करना है। बेसिकली हमारी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि जिसके अंदर हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है जर्म्स के साथ। न सिर्फ कोरोना, हमारे पास तो डिफरेंट जर्म्स हैं, जैसे कि आप देख लें हेपेटाइटिस है, एड्स है, TB है, हमारे पास तो वायरसेस इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इसका विक्टिम बन गया
और मुझे बहुत मतलब एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आ रहा था। ड्राई कफ शुरू हो गई थी अचानक से और मैं अजीब सा फील कर रहा था, फीवर की कॉन्शियस शुरू हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली फिर मैंने टेस्ट करवाया, तो टेस्ट कराने के बाद मैं पॉजिटिव आ गया कोविड-19। तो फौरी तौर पर मुझे आइसोलेट करना था अपने आप को, बिकॉज मेरी फैमिली और बाकी लोग अफेक्टिव ना हो जाएं। तो मैंने आइसोलेशन के लिए होम आइसोलेशन का इंतखाब किया, क्योंकि मेरे पास स्पेस थी घर पे। ऐसे लोग जिनके पास स्पेस नहीं है, वो हमारे एक्सपो सेंटर में जो है एक पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम बना हुआ है, जिसके अंदर फेक के नाम से चल रहा है, तो वहाँ पर भी आइसोलेट हो सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है गवर्नमेंट का। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और मेडिसिन का यूज़ किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें यह है कि आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए रेस्ट के अलावा बहुत सी चीज़ें और भी करनी है। जैसे कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको वॉक करनी है, एक्सरसाइज करना है। ये नहीं कि सिर्फ आप घर पे बैठे हुए और टीवी देख रहे हैं, दिस एंड दैट, ये ज़रूरी नहीं है। और सबसे मेन चीज़ तो इसमें ये भी है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रखना है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेफिनेटली, जैसे मैंने आपसे कहा कि रूम ऐसा होना चाहिए जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो और आप उसमें एक्सरसाइज करें, आप उसमें वॉक करें, अपनी डाइट का ख्याल करें और नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें, उसका शुक्र अदा करें कि उसने आपको सेहत की तरफ जो है गामजन किया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और स्पेशली आपको जो आप तो ख़ुद एहतियात कर रहे हैं, प्लस आपको ये भी एहतियात करनी है कि जो आपके बर्तन वगैरह हैं, जो आपकी वेस्टेज ऑफ है, उसको आप कोशिश करें कि ख़ुद डिस्पोज ऑफ करें ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई और इंटरेक्ट ना करे, बिकॉज कंटेमिनेशन कहीं से भी हो सकती है। और कंटेमिनेशन जो है वो थ्रू आइज़, थ्रू नोज़ ट्रेवल करती है, थ्रू एयर ट्रेवल करती है। इससे सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो स्टार्ट से यही सूरत हाल देखने में आ रही थी कि एनडीएमए की जानिब से भी यही बात सामने आ रही थी कि सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अभी तक हमने जो स्ट्रेटजी देखी है, जो लोगों को देखा है, तो हर एज फैक्टर के लोग विक्टिम बन रहे हैं। ज़्यादातर इसलिए कहा जाता है बड़ी एज के लोग, क्योंकि वो मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको। कोई डायबिटिक होता है, कोई हाइपरटेंसिव होता है, किसी को वाइटल डिस्टर्बेंस होती है वाइटल ऑर्गन्स के अंदर। तो इससे अफेक्ट इसलिए ज़्यादा होता है कि ऑलरेडी आपकी बॉडी इम्यूनिटी से वीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी जब कम होती है आपकी, तो फिर डेफिनेटली अदर डिजीज़ भी अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, और भी वायरल डिजीज़ साथ साथ हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है। तो फिर इसमें यह है कि ये आप किसी डॉक्टर की प्रिकॉशंस, क्योंकि आप जब घर में हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए भी एक पूरा एक चार्ट चाहिए, एक डाइट प्लान चाहिए। डेफिनेटली आपको पूरा डाइट प्लान चाहिए। प्लस जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ऐसे लोग जो कि सेहतमंद हैं, जिनको और कोई डिजीज़ नहीं है, वो तो होम आइसोलेट हो जाए, लेकिन ऐसे लोग जो कि किसी और डिजीज़ से अफेक्टिव हैं, तो डेफिनेटली उनको अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये जो वायरस है, ये स्टार्टिंग में तो आपके नेसल में रहता है और आपके थ्रॉट में रहता है, बट आफ्टर फ्यू डेज इट ट्रेवल्स इनटू योर लंग्स, और लंग्स में जब ये ट्रेवल करता है तो इट स्प्रेड फास्टली, और उससे आपके लंग्स अफेक्टिव हो जाते हैं, और अफेक्टिव होने के बाद फिर आपको ब्रीथिंग का डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है, और आपको वेंट की ज़रूरत भी खुदा न खास्ता पड़ सकती है। तो डोंट अटेम्प्ट इट एट होम अनलेस। तो ये सूरत हाल ये स्टार्ट में आपके होती है, या फिर ये जब डिजीज़ आप कह सकते हैं कि पीक पे जब चले जाए तो? पीक पे जाती है बेसिकली। स्टार्ट जैसे मैंने आपको बताया ना, स्टार्ट ये नेसल और थ्रॉट से होता है। उस वक्त आपको इतनी ज़्यादा क्रॉनिक सिचुएशंस नहीं होती। अगर आप उस वक्त ही इसे कंट्रोल कर लेते हैं और आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इट एंड्स ओवर देयर। बट इफ़ अगर आप इसको नहीं कंट्रोल कर पाते, या आपको और डिजीज़ हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, तो इट स्प्रेड्स फास्टली। ठीक है सर, मैं आपसे भी अब मज़ीद बात करूंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी अनवर शेख साहब कि जहाँ पे ये कोरोना के हवाले से बातचीत हो रही है, अगर मैं टेस्ट के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से ओवरऑल बात करूँ, तो इस वक्त जो है वो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई और पेशेंट आता है किसी भी टेस्ट के हवाले से तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी इतनी सूरत हाल और हॉस्पिटल्स के हवाले से बात की जाए या फिर क्लिनिक्स के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी डिफरेंट है पहले की सूरत हाल को देखें तो। देखिए, प्रॉब्लम तो है इस वक्त जो है वो सबका फोकस कोरोना के ऊपर है। बिल्कुल। वो आम पेशेंट भी अगर आपके पास जा रहे हैं, इवन के इस वक्त अगर जो है वो गायनी के पेशेंट भी जा रहा है या किसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल की एक SOP बन चुकी है कि सबसे पहले वो कोरोना का टेस्ट करवा रहे हैं। तो कोरोना की वजह से चीज़ें तो डिस्टर्ब सारी हुई हुई हैं हमारी ना।
लेकिन इसमें जिस तरह आपने कहा कि कोरोना की वजह से कोई और पेशेंट तो इफेक्टेड ना हो, तो ईसा लेबॉर्ट्री में हमारे पास जो है वो कोरोना के एक पेशेंट की कलेक्शन के लिए हमने बिल्कुल एक सेपरेट जगह रखी हुई है। उसमें हमारे नॉर्मल पेशेंट डिस्टर्ब नहीं होते, बस सिर्फ काउंटर पे उनकी स्लिप बनती है, उसके बाद हम उन्हें नॉर्मल पेशेंट से सेपरेट कर देते हैं। अलग उनकी एक जगह है मखसूस जहाँ पे जो हमारा स्टाफ मौजूद होता है जो कलेक्शन कर रहा होता है कोरोना की। और टेस्ट रिपोर्ट पे भी किसी किस्म की देर या फिर इस तरह से चीज़ें नहीं हो रही, वो आपका प्रॉपर एक कह सकते हैं कि पूरी टीम काम कर रही है। प्रॉपर SOPs पे हम लोग काम कर रहे हैं और प्रॉपर टीम पे काम कर रहे हैं। अच्छा, टेस्टों के हवाले से आपने बात की थी ना कोरोना की, जब हमने PCR और एंटीबॉडीज़ की बात की है तो बेसिक टेस्ट है। अभी जिस तरह आपकी बात हो रही थी सरजील साहब से कि जब पीक पे जाता है तो क्या होता है, लंग्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है मजीद टेस्टों की। उसमें चेस्ट एक्सरे जो कि लाजमी करवाना चाहिए ताकि आपको जो इन्फेक्शन का पता चले कि भाई किस हद तक आपके लंग्स जो है वो उसमें मुतासर हो गए। इसके अलावा एक टेस्ट है D डाइमर, फेरेटिन, CRP और नॉर्मल यूरिया क्रिएटिन, इलेक्ट्रोलाइट और CBC। ये बेस लाइन है जो कि कोरोना के पेशेंट की लाजमी होनी चाहिए। तो सिर्फ यही नहीं कि आपने जो है वो कोरोना का टेस्ट करा लिया उसके बाद जो है वो आप आइसोलेट हो गए, उसको फिर आपने मॉनिटर भी करना है उसमें। और इन तमाम टेस्ट की रिपोर्ट को देखकर ही कहा जा सकता है कि ये डिजीज आपके कितने पीक पर गया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और जब ये पीक पर हो तो आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए या फिर आपको खुद ही घर में क्वारंटाइन हो जाना चाहिए? ये दो चीजें काफी अलग है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैंने यही कहा ना कि आपको चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए। अगर तो क्लियर है तो फिर तो आप घर पे भी क्वारंटाइन हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो फिर आपको जो है ना वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा लाजमी। अच्छा, शर्जील साहब ने अभी दौरान गुफ्तगू फ़िक के हवाले से बात की, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी वो है कि कराची में एक्सपो सेंटर को फील्ड आइसोलेशन हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। और इसमें कराची के तमाम जो है लोग इसमें इन्वॉल्व है। उसमें सबसे पहले तो आर्मी की सुपरविजन में ये वर्किंग हो रही है, फिर सिंध गवर्नमेंट है, उसमें सिंध गवर्नमेंट के डॉक्टर्स वगैरह है, उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ जो NGOs वगैरह हैं वो भी उसमें जो पार्टिसिपेट कर रही है। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का भी एक रोल है वहाँ पे कि हम तमाम टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ चार्ज हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जैसा आपने एक्सपो सेंटर के हवाले से बात की तो वहाँ पर तमाम सहूलियात वही हैं जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल में हम तस्वुर कर सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो कोरोना के पेशेंट को चाहिए वो वहाँ पर भी मौजूद होंगी। बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है और फ्री ऑफ चार्ज है। सबसे बड़ी बात ये कि फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। पहले वहाँ पे नॉर्मली सिर्फ जो है वो क्वारंटीन हो रहे थे, अब जो है वहाँ पे HDU भी स्टार्ट हो गया है। ये भी जो है वो हमारी तमाम टीम जो काम कर रही है, ख़ासतौर पे आर्मी के 68 आवर में जो है वो HDU रेडी हो गया है। ये भी एक रिकॉर्ड टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मेडिसिन से लेके ब्लड टेस्ट की सहूलियात भी मौजूद हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तमाम चीज़ें वहाँ पे जो वो मॉनिटर हो रही हैं। ठीक है, एक ब्रेक के बाद आएंगे वापस, फिर सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से और जहां दीगर बीमारियों के हवाले से भी बात हो रही थी कि इस पर इसके कितने असरात मुरतब हो सकते हैं। और ब्रेक से पहले मैं बात करना चाह रही थी शर्जील हुसैन साहब से। सर, इसके हवाले से अगर बात करें कि इससे दीगर बीमारी वाले जो पेशेंट हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसमें अगर मैं फोकस करूँ फिजियोथेरेपिस्ट जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर वो लोग होते हैं जो कि बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कोरोना वायरस और ये दोनों चीज़ें इस तरह की हैं कि अगर यही बीमारी का शिकार अफराद उनको कोरोना हो जाता है तो क्या सूरत हाल हो सकती है? बेसिकली बीमारी तो किसी को भी हो सकती है और फिजियोथेरेपिस्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें शामिल है, बिकॉज के जितने भी ओल्ड एज पर्सनस हैं ज़्यादातर बेड पे लेटे रहते हैं और लेटने की वजह से बॉडी स्टिफनेस आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट बड़ी डिफरेंट टेक्निक्स के साथ एक्सरसाइज कराते हैं, उनकी मसल्स को दोबारा से पावर मिलती है और अक्सर पेशेंट्स को शोल्डर फ्रोजन भी हो जाता है और जो है स्टिफनेस की वजह से वो चल फिर भी नहीं पाते। तो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज और डॉक्टर की कंसल्टेशन से फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट्स आहिस्ता आहिस्ता मोबिलाइज होते हैं और उनकी मसल्स में दोबारा से जो है ना वर्किंग पोजीशन आना शुरू हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट रोल इस तरह से है कि फ़िज़ियोथेरेपी के पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके साथ वो पेशेंट को उनकी बीमारी को समझते हुए या उनकी स्टिफनेस को समझते हुए आगे लेते चलते हैं।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा ख्याल है कि ऐसे पेशेंट्स को कंसल्ट ज़रूर कराना चाहिए और हमारे काफ़ी सेंटर्स पर जो है फिजियोथेरेपी की सर्विसेज मौजूद हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट को अगर कोरोना वायरस भी अटैक कर जाए तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है? कोरोना तो अटैक करेगा ज़रूर, लेकिन ये है कि ऐसे पेशेंट्स को थ्रू पीपीई पहनकर ट्रीट किया जा सकता है, लेके चला जा सकता है आगे, क्योंकि बीमारी तो इसके अलावा भी आप देखें बहुत सी सीरियस बीमारीज़ हैं। हाइपेटाइटिस भी हो सकता है पेशेंट को, ज़रूरी नहीं है कि कोरोना। तो ये सब बीमारियां तो हो सकती हैं, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स इसको थ्रू प्रॉपर लेके चल रहे होते हैं। उनके पास अपनी किट्स हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो उनको यूज़ करते हुए इनको ट्रीट कर रहे हैं। अगर अनवर शेख साहब मैं इनके जवाब को आगे कंटिन्यू करूं और इस चीज़ के ऊपर आपसे मालूम करना चाहूं ताकि लोगों को भी ये बात मालूम हो सके कि अगर इसमें टेस्ट या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लैब वाले जो है वो सहूलियात मुहैया करते हैं तो लोगों को इस चीज़ से आगाही फराम हो सके। कोरोना भी है, फिर साथ ही साथ ये फिजियोथेरेपिस्ट और ये तमाम मसाइल, तो ये डबल चीज़ें हो गई, तो इसमें क्या सहूलियात हो सकती है? हमारी लैब के हवाले से आप बात करें तो हमारी लैब में हमने जिस तरह मैंने बताया कि कोरोना के पेशेंट को भी हमने जो है वो होम सर्विस हम दे रहे हैं। इसी तरह अगर कोई पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवाना चाह रहा है और वो नहीं चाहता कि वो लैब आए, या फिजियोथेरेपी कोई कराना चाह रहा है, नॉर्मल है, वो नहीं चाहता कि वो लैब आए, तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकता है। हम जो है वो तमाम चीज़ें होम फैसिलिटी दे रहे हैं, होम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड भी हम घर पर करवा सकते हैं और जो है वो फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं हम घर पर। हमारा फिजियोथेरेपिस्ट घर पे जाके फिजियोथेरेपी की सहूलियत उनको दे सकता है पेशेंट। इसके लिए भी बाकायदा तौर पर पूरी टीम है आपकी? जी बिल्कुल टीम है हमारी। ठीक है सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इन तमाम तर चीज़ों में सबसे मेन जो ट्रीटमेंट, जो अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की, तो वो पोलियो है, पैरालिसिस है और पेन मैनेजमेंट, ऑर्थो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो क्या सहूलियात यहाँ पर पाकिस्तान में और ख़ास कराची में? देखिए, अभी बहुत से पेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। डॉक्टर्स बेसिकली हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो पेन मैनेजमेंट है। डिफरेंट बॉडी पेन्स हो रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, वो जाकर एक बड़ा पेन बन जाता है आपकी बॉडी में। तो पेन मैनेजमेंट के ऊपर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी पेन अगर आपको हो रही है तो आप इसे इग्नोर ना करें, उसे रूल आउट करें कि क्या वजह है, क्यों पेन हो रहा है। और पेन मैनेजमेंट के हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं, वो स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं देखते हैं कि क्या वजह क्या है कि आपकी बॉडी में पेन क्यों जनरेट हो रहा है। माइट भी आपका कोई मसल स्टिफनेस है, माइट भी कोई आपकी बोन बढ़ गई है, तो इस चीज़ को रूल आउट कराकर आपको अपने पेन को ज़रूर कवर कराना चाहिए। और सेम जैसे आपने कहा कि डिफरेंट डिजीज़ मौजूद हैं, पोलियो वगैरह, तो इनके पेशेंट्स भी हमारे पास आ रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेशेंट्स को इससे फ़ायदा भी हुआ है और काफ़ी बेहतर पोजीशन में आए हैं। और इसके अलावा काफ़ी पेशेंट ऐसे भी हैं जो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। लेट्स सपोज किसी का बाइक पे एक्सीडेंट हो गया और वो तकरीबन 6 माह के लिए या 3 माह के लिए उसकी टांग जो है फ्रैक्चराइज हो गई है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि एकदम से अगर आप अपनी टांग पे प्रेशर डालेंगे तो माइट भी ये हो सकता है कि आपकी बोन दोबारा से जो है ब्रेकअप हो जाए। तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको हाईली और एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर लेकर चलते हैं और एक स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर लेकर उनको चलते हैं ताकि उनकी बोन के अंदर दोबारा पावर आए और वो नॉर्मल तरीके से चल सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना। अब इसमें मैं ये चीज़ भी जानना चाहूँगी ताकि लोगों को भी ये बात पता चल सके, कोल्ड पैक जो है इसके इस्तेमाल से भी बॉडी को रिलीफ दिलाने में काफ़ी मदद फराहम की जा सकती है। पहले ज़माने में आपने सुना था कि लोग हॉट पैक्स यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल पेन मैनेजमेंट को कोल्ड पैक्स से कवर किया जाता है क्योंकि कोल्ड पैक्स ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हॉट पैक्स। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें आपको हॉट पैक्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा चलती हैं एंड डिपेंड ऑन द पेशेंट सिचुएशन। बेसिक अगर मैं इसको जानना चाहूँ, क्योंकि ये कोल्ड पैक अगर मैं आम लोगों के हवाले से बात करूँ तो उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो हम अपने व्यूअर्स को अगर समझाना चाहें तो वो किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, बैकेक्स है जिनके ऊपर अगर आपको होता है आप कोल्ड पैक्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पाँव में मोच आ गई तो उस पर भी आप कोल्ड पैक्स यूज़ करें तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है सर, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो इसी को आगे करूँगा। जैसे आप कोल्ड पैक की बात करें ना, और ये आपने कहा कि आम लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल, तो आम लोगों की लैंग्वेज में मैं कह देता हूँ कि बर्फ की टिकोर करना। बिल्कुल तो बर्फ की टिकोर करना कहलाता तो है। आपके पास भी ये सहूलियात हैं कि अगर मतलब ये जो टीम आपकी जाती है तो वो उसमें भी ये सहूलत मौजूद होती है? देखिए, टीम जब जाती है तो टीम को पेशेंट के बारे में पता होता है ना, तो वो उसको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चीज़ें जो टीम लेके जाती है। अगर कोल्ड पैक की रिक्वायरमेंट है तो कोल्ड पैक साथ होगा उनके। कोई मशीन उनको अल्ट्रासोनिक थेरेपी देनी है तो अल्ट्रासोनिक मशीन उनके साथ होती है। तो वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है।
तो उसी हिसाब से जो वो टीम अपना सामान लेके जाए। और इसमें सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ पेन क्या है, फिर सेकंड ये कि आपका सॉइलन एरिया क्या है, एग्जैक्ट एरिया क्या है, तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं ना, ये 3-4 चीज़ें मिक्सअप होकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो इसके लिए सबसे पहले टेस्ट किया जाता है जो डॉक्टर की जानिब से अगर लिखा गया है, कोई टेस्ट या फिर एक्सरे, ये सारी चीज़ें। एक्सरे जो है वो अमूमन फिजियोथेरेपी में करवा रहे होते हैं। जैसे नेक की अगर प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल स्पाइन होगा, तो उसमें जो है वो एक्सरे की नीड होती है। बाकी पेन मैनेजमेंट के लिए तो कोई एक्सरे वगैरह की नीड नहीं होती, वो फिर फिजियोथेरेपिस्ट उनकी अपने जो गैजेट्स होते हैं सारे वो उसको इस्तेमाल करते हैं, और जो भी वर्जिश वगैरह होती है वो करवा, एक्सरसाइजेस मुख्तलिफ होती हैं वो मीन्स कि ये तमाम ट्रीटमेंट के बाद फिर आप इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं कि ये ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए, क्योंकि हर पेशेंट की आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है। बेसिकली पेशेंट का असेसमेंट जब किया जाता है तो उस वक्त डॉक्टर ये डायग्नोज करता है या ये फैसला करता है कि उसको किस मेजरमेंट के ऊपर लेकर उसको ट्रीट करना है। बेसिकली एक्सरसाइज भी कराई जा सकती है, डिफरेंट जिम्स की इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यूज़ किए, जैसे अनवर साहब ने अभी कहा कि डिफरेंट गैजेट्स होते हैं जो डॉक्टर्स के, वो उसको यूज़ करके अकॉर्डिंगली ये प्लान करते हैं कि इसकी एक्सरसाइज कितनी ड्यूरेशन तक। माइट भी कुछ एक्सरसाइज 3 वीक्स की होती हैं, कुछ 15 डेज़ की होती हैं, कुछ 1 वीक्स की होती हैं, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन ऑन द पोजिशन ऑफ द पेशेंट। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब जब ये तमाम चीज़ें आपने बताई और बहुत अच्छे तरीके से इसे लोगों को समझ आ गई होगी कि आखिर ये है क्या चीज़, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि जब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है इस तरह की डिजीज़ लेकर, तो आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उनकी डेली रूटीन क्या है। डेली रूटीन जो है वो इस बीमारी पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज कह सकते हैं कि हो सकती है। बेसिकली लोगों के लाइफस्टाइल बहुत अलग हैं। लोगों को आप ये देखें, अगर आप किसी पेशेंट को बिठा के असेसमेंट करें तो आप बहुत सी चीज़ें पूछ रहे होते हैं पेशेंट्स को, तो ज़्यादातर पेशेंट्स के अगर लाइफस्टाइल देखें तो बिल्कुल लाइफस्टाइल में कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं होती, कोई हेल्दी डाइट नहीं होती, और वो बस एक रूटीन है। अगर आप पूछें तो पेशेंट पेन किलर्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं पेशेंट्स के लिए, वो आपकी डायरेक्ट किडनीज पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि आप पेन के लिए क्या कर रहे हो तो सिंपल आपसे कहेंगे जी पेन किलर ले लेते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं पेन रिलीफ इसी से, ये पेन किलर से बेसिस पर पेन किलर्स ट्रैंक्विलाइजर्स यूज कर होते हैं जिससे उनकी किडनीज वगैरह और वाइटल ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी मेडिसिन को स्टॉप करें। आप पेन मैनेजमेंट के लिए आएँ, लोगों को जो एडवाइस है मेरी कि आएँ और डॉक्टर्स को असेसमेंट कराएं कि पेन हो क्यों रहा है, बजाय इसकी कि वो मेडिसिन ले लें और पेन किलर लेके अपनी बॉडी को, ये अपने ज़हन को जो है ना कहना कि जी हम बिल्कुल ठीक है, तो ये ऐसी। और डॉक्टर बॉडी के स्ट्रक्चर को या फिर बॉडी के आपके देख सकते हैं कि क्वालिटी को देख करके अभी इसकी बीमारी किस तौर, बिल्कुल किस स्टेज पर है, किस लेवल पर है, उसको देखते हुए आई थिंक सो कि पेन किलर रिकमेंड करती है कि किस तरह की पेन किलर अभी रिक्वायरमेंट है इस बॉडी को। डेफिनेटली ऐसा ही है। बेसिकली ओवरवेट होने की वजह से भी बहुत से मसाइल होते हैं, डायबिटिक होने की वजह से मसाइल होते हैं, और अर्थराइटिस है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से बहुत से मसाइल होते हैं, बॉडी पेन्स होती हैं, बोन्स का एनलार्ज हो जाना, आपस में टकराना, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हैं। यूरिक एसिड और एक हाइपरटेंशन, अगर मैं बात करूं इन दो चीज़ों को, तो ये दो चीज़ें आजकल आप कह सकते हैं कि हर एज के अफराद को, औरत हो या फिर मर्द, तो वो दोनों चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। इसमें क्या एहतियात ज़रूरी है कि लोगों को एहतियात? पहले मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल। अब आजकल हम सब कोशिश ये करते हैं कि बाहर का खाना खा लें, और बाहर का खाना ज़्यादातर जितने भी हैं वो अनहाइजीनिक होने के अलावा ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं जिससे आपका यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो जाता है। यूरिक एसिड इंक्रीज़ होने से आपको हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है, आपकी रेनल फेलियर यानी किडनी फेलियर्स का इशू हो सकता है, इसके अलावा आपकी बॉडी पेन और बोन्स की काफ़ी डिजीज़, ये सब इसमें शामिल हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करेंगे, हमारी कैल्शियम बर्न आउट हो जाएगी, हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, जिससे विटामिन डी की कमी होगी, और विटामिन डी की कमी के साथ साथ ये सब बॉडी पेन्स, इनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते जब तक कि हम अपना लाइफस्टाइल अपनी हेल्दी डाइट्स पर नहीं आते। हेल्दी डाइट के हवाले से अगर जहाँ सर ने बात की, वहाँ पे अगर मैं अनवर शेख साहब आपसे बात करूँ कि अगर किसी भी एज के लिए टेस्ट के लिए आते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस एज के लोगों की होती है? किस टेस्ट की बात कर रहे हैं? ये जो अभी मैं जिस तरह की बात कर रही हूँ कि आप यूरिक एसिड हो गया या फिर इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो इसी लेवल पर हैं, तो वो क्वांटिटी किन एज के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है? देखिए, मैं सिर्फ यूरिक एसिड की बात नहीं करूँगा, मैं आपकी शुगर की भी बात करूँगा, मैं आपके लिपिड प्रोफाइल की भी बात करूँगा। पहले हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था ना कि भाई 50 साल से ज़्यादा जब एज होगी तो वो जो हाइपरटेंसिव भी होगा, उसको शुगर भी हो सकती है, उसको जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ावा हो सकता है, लेकिन अब ऐसी चीज़ नहीं है। अब हमें 30 प्लस पे जाने के
बाद अपना जो है नॉर्मल चेकअप करवाना चाहिए। एवरी 3 मंथ्स हमें अपने ये टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें ब्लड शुगर लेवल हो, ब्लड प्रेशर हम अपना चेक करवाएं, हम कोलेस्ट्रॉल, पूरा लिपिड प्रोफाइल हम चेक करवाएं, यूरिक एसिड हमें चेक करवाना चाहिए, यूरिया क्रिएटिनिन हमें चेक करवाना चाहिए जो किडनी से रिलेटेड है, और CBC टेस्ट करवाना चाहिए, और जो है LFTs हमारा होना चाहिए। तो ईसा लेबॉर्ट्री ने मुख्तलिफ जो पैकेजेस लॉन्च किए हुए हैं लोगों की सहूलत के लिए, तो इससे फ़ायदा आप उठा सकते हैं। एवरी 3 मंथ, अगर 3 मंथ नहीं करा सकते तो एवरी 6 मंथ तो लाजमी जो है ये रूटीन के नॉर्मल टेस्ट करवाने चाहिए। अगर सर मैं अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, जैसे आपने पैकेजेस के हवाले से बात की, बिल्कुल पैकेजेस के हवाले से बात की, तो लोगों को ये ताकि मालूमात हो सके कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें आपकी बॉडी की जो मेन चीज़ें जो आजकल जो बड़ी बीमारी का बायस, अगर आप उसको स्टार्ट में ही उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दें तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। वो कौन सा टेस्ट है? बेसिक टेस्ट मैंने आपको बताया ना, CBC है जिसमें कंप्लीट आपका ब्लड काउंट आ जाता है। यूरिन DR है जिसमें यूरिन में तमाम चीज़ें जो भी मौजूद होती हैं वो आ जाती हैं, प्रोटीन है, शुगर है, पस सेल्स वगैरह तमाम चीज़ें पूरा जो है उसमें हो जाता है एनालाइज। इसके अलावा जो ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से फैलता हुआ मर्ज है, और हम अब ये कॉन्सेप्ट जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये ख़त्म हो चुका है कि 50+ पे जाके ये प्रॉब्लम्स होंगी, अब 30+ पे ये प्रॉब्लम्स हमें मिल रही हैं। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, वो कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल अगर आप करवाएं तो उसमें तमाम लिपिड से मुतालिक चीज़ें आ जाएंगी। LFTs हैं, LFTs नॉर्मली करवाना चाहिए क्योंकि हेपेटाइटिस B-C वगैरह का जो है हम इनिशियली LFT से SGPT गामा GTs वगैरह से हम जो है उसको पकड़ सकते हैं कि अगर ये रेज है तो फिर हम फर्दर उसको जो है वो हेपेटाइटिस B-C की तरफ जा सकते हैं। तो बेसिक टेस्ट तो लाजमी सबको कराने चाहिए, एवरी 3 मंथ या एवरी 6 मंथ तो लाजमी जो है वो हम सबको अपने टेस्ट कराने चाहिए। जहाँ टेस्ट के हवाले से सर बात हो रही है, वहाँ पर अगर बात की जाए कि कोई भी पेशेंट आता है इस बीमारी को लेकर, तो सबसे पहले जो है वो उसे डॉक्टर की जानिब से क्या चीज़ रिकमेंड की जाती है कि आप कौन सा टेस्ट करवाएं या फिर अपनी रेगुलर रूटीन बताएं? इस तरह के सवालात किए जाते हैं जिससे डॉक्टर को ये जानने में आसानी होती है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कौन से टेस्ट जो है वो डॉक्टर को समझने में या फिर पेशेंट को जो है वो एक अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ जाने में मददगार हो? बेसिकली हमने डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाई हुई है। लेट्स सपोज अगर कोई गायनिक के रिगार्डिंग कोई पेशेंट्स है तो गायनिक प्रोफाइल बनाई हुई है, अगर कोई रेनल फेलियर्स के अंदर है तो हमने रेनल फेलियर्स की प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, अगर कोई डायबिटिक है तो हमने डायबिटिक प्रोफाइल्स बनाई हुई है। बेसिकली इस प्रोफाइल्स के अंदर वो तमाम टेस्ट मौजूद होते हैं जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट की, और उसके अंदर डॉक्टर बेसिकली वो आपको रिकमेंड कर देता है कि आप गायनिक प्रोफाइल करा लें या रेनल फंक्शन प्रोफाइल कर लें या डायबिटिक प्रोफाइल कर लें या यूरिया क्रिएटिनिन। ये इस तरह की सारी प्रोफाइल्स ऑलरेडी डॉक्टर्स की नॉलेज में होती हैं और वो तमाम प्रोफाइल्स हमारे पास भी हो रही होती हैं और डिफरेंट लैब्स में भी हो रही होती हैं। लेकिन ये कि हम इसको ज़्यादा ऑथेंटिक करके इसलिए दे रहे होते हैं कि पेशेंट्स को एक तो फास्ट रिपोर्टिंग मिल जाती है हमारे पास से, और हमारे सर्विसेज जो है ना वो 24 आवर्स हैं, तो इसलिए पेशेंट्स को ज़्यादातर फ़ायदा होता है। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि सुबह में जाके करा लेंगे तो उनको टाइम नहीं मिलता तो वो रात में आके करा लेते हैं, और रात में अगर जो है बिजी होते हैं तो लेट आवर्स में भी आ जाते हैं, तो इस तरह से पेशेंट को फ़ायदा हो जाता है। और ये सब प्रोफाइल्स हमारे पास हर ब्रांच में मौजूद हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से कि वो प्लीज़ इसको फोकस करें, और ये प्रोफाइल्स एवरी 3 मंथ, जैसे अनवर शेख साहब ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 3 महीने के बाद हमें मेल या फीमेल कोई भी पेशेंट हो उसको ज़रूर करानी चाहिए, बिकॉज हम अपनी बॉडी को बेहतर समझते हैं और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक हमें इसको ज़रूर कराना चाहिए। मेल या फीमेल किसी भी एज के लोग हों, उन्हें टेस्ट लाजमी हर 3 महीने बाद करवाने चाहिए ताकि वो बीमारी आपकी पीक पे ना पहुंचे। और बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम यहाँ पर बात कर रहे थे दीगर टॉपिक्स के हवाले से, जहाँ कोरोना वायरस और इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ थीं और इस वक्त जो ज़िंदगी पर असरअंदाज ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और साथ ही साथ इससे दीगर पेशेंट भी मुतासिर हो रहे हैं, हमारे माहिरीन इस हवाले से हमें बता रहे थे, और साथ ही साथ एहतियाती तदबीर भी फॉलो करने के हवाले से बता रहे थे, टेस्ट के हवाले से भी हमें आगाह कर रहे थे। वहाँ मैं ये भी जानना चाहूँगी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी शेख साहब के ईद करीब है, और ईद करीब आते ही कोंगो वायरस के हवाले से आप कह सकते हैं कोंगो वायरस एक्टिव हो जाता है, तो इसके हवाले से क्या टेस्ट हैं जो कि करवा सकते हैं और सहूलियात? ईद करीब आ रही है, ईद कुर्बान है, ये बहुत अच्छी आपने बात की है कि एक तो वैसे ही इस वक्त हम कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो है ना वो पैनिक हुए हुए हैं, तो अभी मंडियों की भी जो परमिशन मिली है मेरे ख्याल से SOPs के साथ ही मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम कराची वाले जो है ना वो बड़े कहना चाहिए इंजॉय करने वाले लोग हैं। यहाँ पर जो हमारी मंडी लगती है कराची में, वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है,
और मेरे ख्याल से तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है, बिल्कुल एशिया ऐसे की ही कहा जाता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है। तो हमारे यहाँ जो पिछले वक्तों में होता रहा है कि लोग पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं और सहूलियात भी सबके सामने है, पूरी फैमिली जो है वो जा रही होती है मंडी जानवर खरीदने के लिए। लेकिन इस मरतबा क्योंकि कोरोना की वजह से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि बराए मेहरबानी जिन्होंने ख़रीदना है सिर्फ वो लग जाएं, यंग एज के लोग जाएं, ज़्यादा बुज़ुर्ग और बच्चों को अपने साथ मंडी ना लेके जाएं, ना ख़वातीन को मंडी लेके जाएं, क्योंकि कोरोना वैसी जो है वो है। और फिर ईद के करीब में जो है ना एक कोंगो वायरस की भी बात शुरू हो जाती है। कोंगो वायरस भी ठीक है, उसकी भी एहतियात करनी चाहिए। वो जिस तरह जो है बच्चे जो जानवरों को हाथ लगा रहे होते हैं, तो जो भी जानवर है बड़े, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हैं बड़े, और ये बीमारी जानवरों से ही इंसानों में मुंतकिल होती है, वो जानवर को खरीदें और वो भी एहतियात से जाएं, तमाम SOPs को फॉलो करें, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने, उसके बाद जानवर लेकर आएँ। जानवर लाने के बाद उसे अच्छी तरह से आप जो है वो सफाई करें, उसकी जो नहलाना होता है, उसके बाद आप बच्चों के हवाले करें। क्योंकि देखिए बच्चों का बहुत ज़्यादा वो होता है, ईद कुर्बा पे बकरे हैं, गाय हैं, बच्चे जो उनकी बहुत खिदमतें भी कर रहे होते हैं, प्यार भी कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर वो एहतियात का फैक्टर हम लोग जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो एहतियात बहुत लाज़मी है। बिल्कुल फॉलो नहीं की जाती। इस मरतबा तो क्योंकि कांगो के हवाले से मज़ीद ज़्यादा हमें एहतियात करनी चाहिए, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। कोरोना प्लस कांगो ये कहना गलत नहीं होगा। कांगो जो है ना उनमें हमें सबसे ही बचना है, कोरोना से भी बचना है, कांगो से भी बचना है। तो तमाम SOPs को फॉलो करें और जो है वो बच्चों और बड़ों को मंडी ना लेके जाएं, ना ख़वातीन मंडी जाएं। तो मतलब इस मरतबा थोड़ी सी एहतियात कर लें, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि ईद में ये हम देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ईद से मतलब रमज़ानों में जो है वो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सिचुएशन हमारी बेहतर रही, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और वो केसेस की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ी, हमारे लोग बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए और बाज़ारों का जो हाल था वो हमें भी पता है, आपको भी इल्म होगा। तो ये खुदारा ये ना करें, एहतियात करें। एहतियात करते हुए ठीक है, हमारा दीनी फरीज़ा है वो हमने पूरा भी करना है, उसको आप बिल्कुल करें, लेकिन तमाम एहतियात को जो मद्देनज़र रखते हुए करें। बल्कि मैं यहाँ रिक्वेस्ट ये भी करूँगा ऐसे पेशेंट से, ऐसे लोगों से कि जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ है, यानी वो किसी बीमारी का शिकार है, तो वो तो बिल्कुल जाने से परहेज़ करें। क्योंकि जाने से, जैसे अनवर साहब ने अभी बताया कि एक तो कोरोना का ख़तरा मौजूद है, फिर कोंगो वायरस भी है, तो वो ऑलरेडी बीमार हैं, मज़ीद कोई नई बीमारी अपने साथ ना ले आएँ। तो इसलिए बेहतर है कि वो घर पर रहें और ऐसे लोग जाएँ कि जो सेहतमंद हैं। इसके बावजूद भी अगर सर ये बीमारी आपको लग जाती है, ठीक है, बच्चों में सूरत हाल इसकी अलग होगी, ये मैं पूछना चाहूँगी ताकि लोग इसे जान सकें, और ख़वातीन में अलग कैटेगरी होगी या फिर मर्दों में, या फिर ये एक ही जैसी कंडीशन होती है, और इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, प्लस इसके इलाज के हवाले से भी बताइएगा। बेसिकली कंडीशन इसमें एक ही जैसी होती है, बिकॉज ये वायरस है, ये हर एक पर एक ही तरह का अफेक्ट करता है, और खुदा ना खास्ता ये भी डेंजरस वायरस है, और अगर किसी को हो जाता है तो फौरी तौर पर उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसका बाकायदा टेस्ट है, वो टेस्ट भी होने चाहिए जो कि ईसा लैब भी करती है, और इसके लिए आपको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज भी होना चाहिए। ठीक है, ईसा लैब वाले इसके टेस्ट के हवाले से बताना चाहेंगे तो सर इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि क्या है, कि टेस्ट किस तरह से होते हैं, या फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए आपको, टेस्ट की कैटेगरी क्या है? डॉक्टर रिकमेंड करें वो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर को आप दिखाएं, डॉक्टर रिकमेंड करें, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करेंगे वो टेस्ट तमाम अवेलेबल हैं ईसा लैब में। जो भी टेस्ट हैं बिल्कुल वो आपको फैसिलिटी मिलेगी ईसा लैब से। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो होम सर्विस की फैसिलिटी भी है हमारे पास, तो जो लोग नहीं आना चाहते इस कंडीशन में लैब, वो जो है वो कांटेक्ट करके हमारी टीम को बुलवा सकते हैं, हम घर से भी जो है वो सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। सर इसमें कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, बॉडी पेन या फिर किस तरह की होगी कि हमें पता चल सके? अब जैसे कोरोना वायरस है, इससे एक वाज़ेह चीज़ थी कि आपको नज़ला ज़ुकाम, आपके गले में खराश, ये सारी चीज़ें होंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये कोरोना वायरस की हैं अलामात। तो इसमें क्या अलामात हो सकती है जिससे पता चल सके? देखिए, फीवर तो हर वायरस में होता है, और बेसिकली कोई भी डिजीज़ या कोई भी वायरस अगर आपको होता है तो वो बड़ा क्लोज इनकाउंटर होता है। लेट्स सपोज अगर हम आपको बताएं कि जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, कोरोना है, इन सब का स्टार्टिंग फीवर से ही होता है, और ये बड़े क्लोज इनकाउंटर्स होते हैं। इन चीज़ को आप इनिशियली डायग्नोज करने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप किसी को कंफर्म नहीं कर सकते। तो आफ्टर टेस्ट कंफर्मेशन ही आप उसको बता सकते हैं कि आपको क्या बीमारी है, और इनकी सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं।
सिम्टम सेम होती हैं, लेकिन कोरोना वायरस में तो ये चीज़ हमने शुरू से देखी है कि आप अलग हो जाएं, और अगर आपकी ये चीज़ तशख़ीस हो चुकी है इस बीमारी की तो ये एक दूसरे से मुंतकिल ना हो। आप तब करते हैं जब आपकी टेस्ट रिपोर्ट आती है कि आपको कोरोना है या नहीं है। बिल्कुल, और कोंगो में ये डिफरेंट, कोंगो में स्टार्टिंग में भी कोई नहीं बता सकता कि कोंगो है जब तक कि लैब टेस्ट की रिपोर्ट डॉक्टर के पास नहीं आ जाती, लेकिन कुछ सिम्टम्स अलग होती हैं, जैसे ब्लीडिंग होना नाक से, मुंह से, ये जो सिम्टम्स होती हैं ये अलग। इस बार कितने चांसेस आप समझ रहे हैं कि ये कोंगो आ सकता है पाकिस्तान में, और कराची में इसकी कितनी ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि कितने % है चांसेस? चांसेस इस बार हमें तो कम लगते हैं, बिकॉज ये कि इस बार मवेशी जो आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा एरियाज से नहीं आ रहे जितने पहले आते हैं, इस बार चांसेस कम हैं। अच्छा, इससे जो है वो आप कह सकते हैं कि मतलब मवेशी के हवाले से जैसे आपने बात की, तो ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली है, तो ये जानवरों को भी उतना ही इफेक्ट करेगा जितना कि इंसानों को? नहीं, जानवर को अफेक्ट नहीं करती है। अच्छा, ठीक है, जानवरों को इफेक्ट नहीं करती। सर, अगर मैं आपको बोलूं कि इस हवाले से अगर बात करें कि इस चीज़ को कंटिन्यू करें कि अगर जानवरों से मुंतकिल नहीं होती तो फिर ये एहतियाती तदाबीर के SOPs को फॉलो करें, ये तो फिर कोरोना वायरस के लिए, कोंगो के लिए नहीं है। क्या सवाल रिपीट कीजिएगा आप? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कोरोना वायरस की वजह से कहते हैं कि SOPs को फॉलो करें और बच्चे और ख़वातीन जो है वो मवेशी मंडी का रुख ना करें, तो इसमें यही सूरत हाल कोंगो में भी है कि क्योंकि सर ने कहा ना कि ये जानवरों से ही मुंतकिल होता है, कोंगो भी जानवरों से मुंतकिल होता है। असल में तो कोंगो ही है जो कि जानवरों से मुंतकिल होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एहतियात करें। ईद के दिनों में ये हर साल जो है वो इसको हाईलाइट किया जा रहा होता है, कोंगो वायरस। देखें, अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसी हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं रही कोंगो के हवाले से। कोंगो कभी पीक पर नहीं गया, अल्लाह का ये शुक्र है। इस मर्तबा भी नहीं होंगी। ये सारी बातें जो की जाती हैं वो सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि आप एहतियात करें, सेफ्टी मेजर। हर चीज़ का जो है वो एहतियात ज़रूरी है। एहतियात आप नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस B-C भी हो सकता है। अभी जैसे आपने बात की ना कि तशखीस के बगैर जो है नहीं पता चलता, तो अभी हमारे यहाँ बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी बारिशों के बाद आपका डेंगू भी आएगा, मलेरिया भी आएगा, ठीक है ना, और तमाम वायरस सब में फीवर होता है। तो जब तक आप जो है वो किसी भी लैब से उसको टेस्ट नहीं करवाएंगे, उसकी तशखीस नहीं होगी, उसकी डायग्नोसिस नहीं होगी, उस वक्त तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता ना। तो लैब का जो है वो रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है बिल्कुल किसी भी बीमारी के हवाले से, क्योंकि जब आपकी किसी भी बीमारी को आप डायग्नोस नहीं कर सकेंगे तो उसका इलाज ही मुमकिन नहीं है। जब तक डायग्नोस नहीं होगा उसका इलाज उसके लिए सबसे अहम जो है वो लैब है। हाँ, अच्छा, अभी तो कोरोना की है ना, मैं आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ कि अभी जो है ना मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये तमाम जो है वो अभी एक साथ ही चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों की जो है ना मैनेजमेंट अलग है। अच्छा, डेंगू का ट्रीटमेंट अलग है, मलेरिया का ट्रीटमेंट अलग है, टाइफाइड का ट्रीटमेंट अलग है। तो जब तक हम टेस्ट नहीं करवाएंगे उस वक्त तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो टेस्ट होना बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी जो है लेबॉर्ट्री हमारी ज़िंदगी का, कि हम अगर अल्लाह ना करे बीमार होते हैं तो किसी भी बीमारी में आपकी डायग्नोसिस के लिए या आपकी तशख़ीस के लिए टेस्टों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेस्टों का होना बहुत ज़रूरी है। सर, मैं अगर यहाँ पे ईद कुर्बान के हवाले से, जहाँ वायरसेस के हवाले से बात हो गई, वहाँ अगर मैं इस वक्त बात करूँ कि लोग जो है वो अब जैसे ईद कुर्बान पे कहते हैं कि गोश्त खोर ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, तो उसमें किस तरह की एहतियाती तदबीर को फॉलो करना चाहिए? देखिए, गोश्त खाने से 2-3 चीज़ें बड़ी क्रिटिकल होती हैं पेशेंट्स के लिए। ऐसे पेशेंट जो कि ऑलरेडी यूरिक एसिड का शिकार हैं या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा होता है, तो खुदा ना खास्ता कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक का ख़तरा होता है, डायबिटीज़ पेशेंट्स का डायबिटीज़ बढ़ने का ख़तरा होता है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से रेनल फेलियर का ख़तरा होता है। तो गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन इतना खाएं जितना आप हज़म कर सकें। आई मीन टू से कि आप खाएं लेकिन उतना खाएं कि आपकी जो डिज़ीज़ है उस पर अफेक्ट ना हो। आप कम खाएं और रोज़ खाएं, या जितनी डॉक्टर आपके एडवाइस करता है उस हिसाब से खाएं। और बेसिकली इसके ईद कुर्बान से पहले और बाद में मेरी एडवाइस है कि ऐसे पेशेंट जिनको जो भी बीमारी है, जैसे यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, या कि और बहुत सी डायबिटीज़ की बीमारीज़ हैं, तो वो अपना ज़रूर टेस्ट कराएं ताकि उनको ये पता हो कि वो कितना खा सकते हैं। और खाने के बाद भी दोबारा अपना टेस्ट ज़रूर कराएं ताकि उनको ये पता चले कि वो कितना अफेक्टिव हुए हैं और उनको मेडिसिन कितनी खानी है और कितना अपना ट्रीटमेंट कराना है।
टेस्ट के अच्छा, हवाले से सर इसमें मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा ईद कुर्बान के हवाले से कि बिल्कुल यहाँ भी एहतियात आ गई बिल्कुल कि अगर आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आप हार्ट पेशेंट है तो भाई आपने पाए नहीं खाने, कलेजी नहीं खानी, मगज नहीं खाना, ये चीज़ें नहीं खानी। अच्छा, गोश्त खाने के हवाले से आपने सवाल किया था, गोश्त बिल्कुल खाएं, जितना खाना है खाएं, लेकिन पका के खाएं। असल में जो प्रॉब्लम आती है ना, प्रॉब्लम ये आती है कि हम सारे ही जो टिक्का पार्टीज कर रहे होते हैं बिल्कुल और आइडिया किसी को नहीं होता और वो टिक्के बन तो रहे होते हैं लेकिन वो प्रॉपर पकते नहीं हैं, कच्चे रह जाते हैं। तो वो जो कच्चे गोश्त खाने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो पका के खाएं, बिल्कुल खाएं, जितना खाना है खाएं, लेकिन ये कि पका के खाएं अच्छी तरह से। ठीक है। अनवर शेख साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम वर्क ईसा लैब का आप देखते हैं, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। शर्जील हुसैन, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। ये दोनों हमारे माहिरीन थे जिन्होंने तमाम तर टॉपिक को आज मद्देनज़र रखते हुए हमारे व्यूअर्स को तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ साथ सारी चीज़ें समझाएं, चाहे वो बात हो टेस्ट के हवाले से या फिर बात हो कि हमें SOPs को किस तरह से फॉलो करना चाहिए, चाहे वो इस वक्त कॉन्गो वायरस जो कि अब एक्टिव होने वाला है क्योंकि ईद कुर्बा भी करीब है, और कोरोना वायरस जो कि एक पेंडेमिक कह सकते हैं कि सिचुएशन हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी और दीगर ममालिक में भी इस वक्त काफ़ी हाई लेवल तक के पहुंच चुका है और काफ़ी लोगों को मुतासर कर चुका है। और साथ ही इस वक्त खाने के हवाले से भी इन दोनों ने काफ़ी एहतियाती तदाबीर बताई कि किस तरह से फॉलो करना चाहिए। और ईद कुर्बा करीब है तो एहतियात इलाज से बेहतर है, कम खाएं और अपने आप को सेहतमंद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।